उदयपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग आज भी जात पात को बहुत मानते थे। गरीब लोगों को अक्सर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गांव में ठाकुर और यादव समाज का दबदबा था, जिसके आगे बाकी लोग मजबूर रहते थे। फिर भी गांव का माहौल पूरी तरह बुरा नहीं था। जब किसी पर मुसीबत आती तो जरूरत के समय सभी लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते थे। पापा, हम कब तक इन ठाकुरों की वजह से गरीबी में जीते रहेंगे? ना तो हम पढ़ पा रहे हैं और ना ही अच्छा खाना खा पा रहे हैं। राजू, तुम रो क्यों रहे हो? तुम अभी इतने छोटे हो और जात पात की बातें कर रहे हो। बेटा, ये जात पात कुछ नहीं होता। हमें बस इंसानियत के धर्म को मानना चाहिए। पिताजी, आप इस गांव में कैसे रह पाते हो? मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। मैं इस गांव में और नहीं रह पाऊंगा। मुझसे अब और सहन नहीं होता। बस कर बेटा, हम अपनी खानदानी जमीन और खेत छोड़कर गांव कैसे छोड़ दें? तू अभी छोटा है, ये सब बातें अभी नहीं समझ पाएगा। जा अपने दोस्तों के साथ खेलने जा। राजू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजू की माँ आती है। सुनिए जी, राजू की बात बिल्कुल सही है। हम अब 2026 में जी रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में आज भी जात पात खत्म नहीं हुई है। अब हम क्या करें? जब तक हमारे गांव में यादव और ठाकुर हैं, तब तक यहाँ जात पात खत्म नहीं होगी। क्या ठाकुर और यादव के खिलाफ कोई नहीं जा सकता? क्या हम जिंदगी भर इसी तरह डर डर कर जीते रहेंगे? क्या हमारे सपनों, हमारी खुशियों और हमारे हक की कोई कीमत नहीं है? हर बार हमें ही चुप रहना पड़ेगा और ताकतवर लोग हमें दबाते रहेंगे। अब तुम बस करो। ठाकुर और यादव के चक्कर में मत पड़ो। अगर ये बातें किसी ने सुन ली और ठाकुर को बता दी तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मुझे खाना दो, मैं अभी खाना खाकर खेतों की ओर जाऊंगा और फसलों को देखकर लौट आऊंगा। रामू खाना खाकर खेतों की ओर चल दिया। अरे रामू, इतने गुस्से में कहाँ चले जा रहे हो? कुछ तो बोलो। ऐसा क्या हो गया है कि तुम बिना कुछ कहे ही निकल पड़े? अरे कुछ नहीं भाई, बस फसल देखने थोड़ी देर के लिए खेत जा रहा हूँ। जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। अरे सुनो, वो ठाकुर से जो पैसे उधार लिए थे वो चुका दिए या अभी भी छुपा छुपा के रखे हुए हो? अरे श्याम भाई, इतनी पुरानी बात अब क्यों उखाड़ रहे हो? वो उधार तो मैं कब का चुका चुका हूँ। लगता है तुम्हारी याददाश्त ईएमआई पर चल रही है। फिर रामू चुपचाप वहां से चला जाता है। फसल तो काफी अच्छी हुई है। इस बार मेहनत रंग लाई है। खेतों को देखकर मन खुश हो गया। अब मैं कल ही कटवाकर बाजार में बेच आऊंगा, ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सकें, बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और आने वाले दिनों की चिंता भी थोड़ी कम हो जाए। सुन साजन, राजू की कसम, आज खेत में जाकर फसल देख आया हूँ। मन गदगद हो गया रे। फसल तो एकदम सोना उगाई है। अब जल्दी ही कटाई करवाऊंगा, फिर ट्रॉली भरकर बाजार ले जाऊंगा और अच्छे दाम में बेचकर घर खुशियां ले आऊंगा। अरे सुनिन जी, ई बात सुन के तो कलेजा खुश हो गई। भगवान के बड़ी मेहरबानी बा हमनी पर। अब जब फसल बिक जाई तो घर के जरूरत भी पूरी हो जाई। अब बच्चों के दिन भी सुधर जाई। भाग्यवान, तू एकदम सही कहत बाड़ू। अब जरा जल्दी से खाना दे दे। पेट खाली रहल तो दिमाग भी काम ना करी। कल भोर में खेत पर जाए के बा, लौकी के खटाई करवावे के बा। अगर देर हो गई तब फसल हमसे नाराज हो जाई हो। फिर दोनों ने आराम से खाना खाया, थोड़ी देर बातें की और दिन भर की थकान भूलकर आखिरकार चैन से सोने चले गए। सुनो, मैं आज खेत जल्दी जा रहा हूँ। आज फसलों को कटवाकर उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। फिर घर के लिए भी थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगा। हाँ, लेकिन खाना खा के जाइहा। खाली पेट खेत जाइबा तो दे कैसे साथ देई? पहले ढंग से खा ले, फिर आराम से निकली हा।
अरे नहीं नहीं राजू की अम्मा, अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो लेट हो जाएगा। मैं अभी जल्दी निकलता हूँ। रामू धीरे धीरे अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। सूरज की हल्की रोशनी में कदम बढ़ाते हुए वो सोचता है कि आज फसल भी कटवानी है और बाकी काम भी निपटाने हैं। खुश मिजाज होते हुए वो खेत की ओर बढ़ जाता है। रामू फसलों की कटाई कर बैलगाड़ी में अनाज लादता है और फिर उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर चल देता है। अजी सुनती हो, मैं घर वापस आ गया हूँ, जरा इधर तो आओ। अरे आप तो इतनी जल्दी घर आ गए, फसल उसल काटे नहीं गए का? तुम बस बोलती ही रहोगी क्या? मेरी भी तो सुनो। आज जब मैं फसल काट कर बाजार गया था ना, तो आज फसलों का अच्छा दाम मिला है। रामू की फसल कटकर बाजार में बिक जाने की खबर ठाकुर तक पहुंच चुकी थी। क्यों बे मुंशी, हिसाब किताब ठीक से चल रहा है ना? जरा भी गड़बड़ हुई तो गोली मार देंगे। एक कट्ठे की पूरी गोली तुम्हारी भेजी में उतार देंगे, समझे? जी ठाकुर जी, हिसाब किताब पूरी तरह से सही चल रहा है। बस पिछले साल शाम का जो ब्याज बचा हुआ था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों बे मुंशी, इतना दिन से याद नहीं रहा का? दिमाग काहे नहीं चल रहा तुहार? हिसाब में ढिलाई हम बर्दाश्त नहीं करते। ठाकुर जी, हमने तो आपको पहले ही बताया था, मगर शायद आपको ही याद नहीं रहा। अरे सुन, ज्यादा दिमाग मत लगा, सीधा रामू के घर जा और एक ही लाइन बोलना, ठाकुर जी ने बुलाया है। ना सवाल ना नखरे, अभी निकलेगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इतना कहते ही मुंशी एक पल भी नहीं रुकता। चेहरे पर सख्ती, चाल में रौब और बिना पीछे देखे सीधे रामू के घर की ओर निकल जाता है। क्या हुआ मुंशी जी, आप मेरे घर आए हैं? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? रामू, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, ठाकुर जी ने तुझे बुलाया है, अभी चलना होगा। इतना सुनते ही रामू चुपचाप आगे बढ़ता है। मुंशी आगे आगे चलता है और दोनों बिना कुछ बोले सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हैं। जी ठाकुर जी प्रणाम। आपने ही बुलवाया रहे तो हम आ गए। का कोई बात हो गई का, या हमसे कुछ गलती हो गई है? जो हुक्म हो बता दीजिए। सुना है तूने कल अपनी फसल बाजार भेज दी और हमें खबर तक नहीं दी। लगता है अब तू हमें भूलने लगा है। अरे रामू, हम कौन हैं इतना भी याद नहीं रहा क्या? या फिर जानबूझकर ना समझ बन रहा है? याद रख, हमारे यहाँ तेरा ब्याज अब भी बाकी है। तेरा इरादा क्या है साफ साफ बता, वरना आगे क्या होगा वो भी हम ही तय करेंगे। पर ठाकुर जी, मेरा तो ब्याज पिछले साल ही पूरा चुका दिया गया था, फिर ये ब्याज कैसे बाकी रह गया? ठाकुर जी, ये कैसे हो सकता है? याद है मुझे, तूने ब्याज एक दिन देर से चुकाया था। दिमाग ज्यादा मत चला, सब मुझे अच्छे से याद है। आज तो तुझे हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा, और अगर आज भी नहीं चुकाया ना तो ब्याज की जगह तेरा घर उठा लूंगा, समझा? ठाकुर जी, ऐसा मत करिए, मैं तो पूरी तरह लुट जाऊंगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझ पर थोड़ा दया कर दीजिए। ठाकुर जी, अब और सहने की ताकत नहीं बची है हम में। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा ब्याज चाहिए, समझे? मैं तुझे 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, तब तक मेरा पूरा ब्याज लौटा देना, नहीं तो अपना घर भूल जाना। और याद रख, अगर ज्यादा चालाकी दिखाई ना तो ये बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। मेरे 10 गिनने से पहले यहाँ से दफा हो जा। 1 भी सेकंड ज्यादा रुका ना तो गोली मार दूंगा। फिर रामू रोते रोते वहां से अपने घर की ओर चला जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
तभी एक अजनबी वहां से गुजर रहा होता है और रामू से कुछ पूछने ही वाला होता है। अरे भाई, ये ठाकुर जी का घर किधर है? जरा बता सकते हैं क्या? मैं इस गांव में नया हूँ। अरे हाँ भाई, ये ठाकुर जी का घर तो आगे ही है। जो सबसे बड़ी हवेली दिख रही है ना, वही ठाकुर जी का घर है। वैसे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। मैं ठाकुर जी का बेटा हूँ। बहुत दिनों बाद गांव लौटा हूँ। बताइए भाई, आप कौन हैं और ऐसा क्या हो गया है कि आप इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं? ठाकुर ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं सारा ब्याज पहले ही चुका चुका हूं। बस एक दिन देर से देने क्या हो गई, वही ब्याज फिर से जोड़कर हिसाब करने लगा है। बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ये तो बहुत गलत बात है। सारा कर्ज चुकाने के बाद भी अगर एक दिन देर होने पर फिर से ब्याज मांगा जा रहा है तो ये सरासर गलत है। मैं जाकर अपने पिताजी से बात करूंगा और उनसे आपसे ब्याज न मांगने की गुजारिश करूंगा। पिताजी मेरी बात जरूर सुनेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। फिर दोनों अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। अब ठाकुर के पास गए थे न जी, अब बताइए क्या हुआ, क्या बात हुई वहाँ? ठाकुर ने आपसे क्या कहा? कुछ तो बोलिए जी। अरे भगवान, अब मैं तोहरे का बताई। ये बात के डर रहल, वही बात हो गई। ठाकुर हमरा से ब्याज मांग ले बा। अगर हम एक हफ्ता के अंदर ब्याज ना दीही तो ठाकुर हमरा घर पर कब्जा कर लेब। अब मैं का करूं? हमरा समझ में कुछो ना आ रहल बा। का बात भइल जी? हमर कर्जा तो पिछले साले खत्म हो गई रहल ना। अभी ठाकुर फिर हमसे ब्याज काहे मांग रहल बा? अगर हम अब का करी? अब तो वही करे के पड़ी जे हम हर बार करत रही। काल से जल्दी उठब, जंगल जाके सुखल लकड़ी काटब, आ बाजार में बेचब, ताकि एक हफ्ता के अंदर ठाकुर के ब्याज भी चुका सकीं। पिताजी, कल से मैं भी आपकी लकड़ी काटने में हाथ बटाऊंगा। इसी तरह बातें करते करते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत होती है। फिर सुबह सुबह राजू और उसके पिताजी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजू, यहाँ काफी बढ़िया पेड़ हैं। इनका हमें अच्छा दाम मिलेगा। आज हम ई पेड़ काटेंगे। ठीक है पिताजी, आज हम ही पेड़ काटेंगे। दोनों मिलकर पेड़ काटने लगते हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। किसने जरूरत समझी मेरे जंगल को काटने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की वजह से यहाँ के जानवर, पशु और पक्षी मरते जा रहे हैं। बाबा, ये कैसी आवाज है? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। कृपया करके हमें मत डराइए। आप जो कोई भी हो, सामने आइए। तभी अचानक एक दानव प्रकट होता है। अरे मानव, तुम इस जंगल में पेड़ क्यों काट रहे हो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता क्या? आप जो कोई भी हो, कृपया हमें कुछ मत कीजिए। हमारी मजबूरी है। अगर मैं ये पेड़ काटकर बाजार में नहीं भेजूंगा तो ठाकुर मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। फिर रामू हिम्मत जुटाकर दानव को अपनी सारी कहानी बता देता है। ठीक है रामू, तुम्हारे जीवन में तो बहुत सारी परेशानियां हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ा भेंट में दे रहा हूँ। इसे स्वीकार करो और देखो कैसे तुम्हारी सारी मुश्किलें गायब हो जाती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है। वक्त आने पर ये तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन लालच मत करना और इस घोड़े का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है।
आप चिंता ना करें, हम इस घोड़े का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर दानव अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद रामू जादुई घोड़े को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आप लोग आज इतनी जल्दी आ गए? लकड़ियाँ ठीक से काटी भी नहीं, और ये कैसा घोड़ा है? अरे इसके तो पंख हैं। ये सब क्या हो रहा है? फिर राजू अपनी पत्नी को सारी कहानी बताने लगता है। जब अगली सुबह सबकी नींद खुली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनके घर में जहां एक भी पैसा नहीं था, वहीं सुबह होते ही ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे। सुनिए जी, हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं था, फिर अचानक सुबह होते ही हमारे घर में इतने सारे पैसे कैसे आ गए? ये सब जादुई घोड़े के जादू का कमाल है। अब मैं ठाकुर के पास जाकर उसके सारे पैसे चुका दूंगा। रामू पैसे लेकर सीधे ठाकुर के घर चला जाता है। अरे रामू, क्या बात है, तुम इतनी सुबह सुबह आ गए। कहीं मुझे पैसे देने का इरादा तो नहीं है? हाँ ठाकुर जी, मैं आपके पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। आज के बाद मेरा किसी से कोई भी लेना देना या हिसाब किताब नहीं रहेगा। रामू ठाकुर को पैसा देकर वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। अरे मुंशी, रामू के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? एक ही दिन में मेरा सारा ब्याज और पूरा पैसा चुका गया, और ऊपर से आंखें दिखाकर भी चला गया। कुछ तो गड़बड़ है मुंशी, तुरंत उसके घर जाकर पता लगा। अगर सच नहीं निकाला तो याद रखना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुंशी रामू के घर जाकर जादुई घोड़े के बारे में पता लगाता है और ये खबर ठाकुर जी को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आज रात ही हम रामू के जादुई घोड़े को चुरा लेंगे। रात होते ही मुंशी और ठाकुर रामू के घर चले जाते हैं और ये सारी बातें रामू को पहले से पता होती हैं। अबे मुंशी, ये कैसा घोड़ा है जिसके पंख हैं? ये तो बड़ा अजीब सा जानवर है। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा। जी ठाकुर जी, ये घोड़ा बड़ा ही अजीब है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस घोड़े को चुरा लेते हैं और इसे अपने घर ले चलते हैं। जैसे ही ठाकुर जादुई घोड़े को पकड़ने जाता है, वैसे ही जादुई घोड़ा जोर से सींग मारता है और ठाकुर जमीन पर गिर जाता है। अरे जादुई घोड़े भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस ठाकुर के कहने पर आ गया था। मेरी कोई गलती नहीं है, कसम से। मैं ठाकुर को अब और नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव वालों को बहुत सताया है ठाकुर। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ओ जादुई घोड़े, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। कसम खाता हूँ, आगे से मैं किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करूंगा। इस बार मुझे छोड़ दो प्लीज। इसके बाद मुंशी और ठाकुर की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है।